नमस्कार साथियों, कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं टीएस फौजदार। आज आपके लिए लेके आए हैं हम वही श्रृंखला जो हमने शुरुआत की थी। पहला जो वीडियो आया था वो राजस्थान सर्विस रूल्स। हम बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट का सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर में हम बात की थी, हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात की थी राजस्थान सर्विस रूल्स के बारे में। हमने वर्ष 2011 में जो आए हुए ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे उसका सॉल्यूशन देखा था। आज हम उसी का जो जूनियर अकाउंटेंट का सेकंड पेपर का 6 सब्जेक्ट जो है GF&AR, जर्नल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, आज उसके वर्ष 2011 के जो 25 क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य का लोक लेखा से आशय। पहला क्वेश्चन यह है कि लोक लेखा से आशय क्या है? ऐसी निधि से जो परिभाषित कहां पे है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर इसकी डेफिनेशन है? तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये देखिए, एडिट, इसमें सही जो इसका आंसर है वो है 266 सेकंड में। क्या है? पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट्स हैं। यहीं हम चर्चा कर लेते हैं कि देखिए संचित निधि जो है, देखिए एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है, एक होती है आपकी स्थानीय निधि। तो वहीं हम यहीं लिख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, संचित निधि क्या है? संचित निधि, संचित निधि जो है ये कहाँ पे है? ये सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 266(1) में है। ठीक है, संचित निधि। अब हम ये बात करेंगे किसकी? आकस्मिक निधि की, आकस्मिक निधि की। तो आकस्मिक निधि 267, ठीक है। और यहीं पे हम बात करेंगे संचित, आकस्मिक, और एक होती है स्थानीय निधि। ठीक है, स्थानीय निधि। स्थानीय निधि जो है वो आपके 268(2) में है। ठीक है, तो हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने सिलेबस कवर करा दिया है। ये जो ओल्ड क्वेश्चन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, जो हमारी क्लास जो पढ़ रही है और जो हमारे व्यूअर भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत उनको आइडिया है इसकी चीज़ के बारे में, है ना। तो मैं वैसे कोशिश करूँगा बेसिक से लेने की, बट फिर भी कोई ऐसी चीज़ है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। देखिए जो सामान्य वित्तीय लेखा नियम जो हैं उनका हम बात करें, नियम 3ख की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो रूल नंबर 3 है, एक्चुअली क्या है, इसमें जो ख है वो पावर्स का जो ऑथराइजेशन है, जो डीडीओ पावर अपन बोलते हैं, ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो अथॉरिटी है उसकी जो पावर है, डीडीओ पावर, जो आप उन पैसा लेने देने की जो पावर है, भुगतान करने की, या तो वो जो डीडीओ पावर होती हैं आप सब लोग समझते होंगे। तो डीडीओ पावर को ऑथराइज करने से इसमें होता क्या है, बात चल रही है इसकी, ख की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कार्यालय अध्यक्ष होता है, इसमें जो आंसर है वो ये है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि इसमें होता क्या है। जैसे जो कोई भी कार्यालय है तो उसका एक अध्यक्ष होता है,
ये इसमें वर्णित है कि कौन कौन कहाँ का कैसे होगा, है ना। तो उसका जो अध्यक्ष है वो किसी भी राजपत्रित अधिकारी को डीडीओ पावर ऑथराइज कर सकता है। वैसे तो कौन होता है डीडीओ पावर, किसके पास होती है, कार्याध्यक्ष के पास, लेकिन 3 ख में ये लिखा हुआ है कि वो डीडीओ पावर किसी को ऑथराइज कर सकता है, राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए इसके लिए, ये मस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो वित्तीय औचित्य के स्तर पर जो बात की गई है, जो चर्चा की गई है, वो नियम नंबर 10 में चर्चा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रटनी है अपने को, है ना। हम जब देखिए ये जो सीक्वेंस है, इसमें जो चैप्टर्स दे रखे हैं, रूल्स दे रखे हैं, वो हमें एज इट इज रटने हैं, ये सबको ध्यान है ना, ये अपने को ध्यान रखना है कि वो हमें रटने हैं, ठीक है। और जहां समझने की बात आएगी वहां हम जरूर समझेंगे, मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। चलिए, वित्तीय औचित्य के स्तर की जो वार्ता है, चर्चा है, वो किस में है, नियम नंबर 10 में है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए नियम नंबर 20 में ये प्रावधान है कि सार्वजनिक दस्तावेज राशि, विभागीय राजस्व, स्टाम्प या संपत्ति की हानि की सूचना। देखो नियम नंबर 20 क्या है, हानियों की रिपोर्ट है। उसमें क्या है कि आपको हानियों की रिपोर्ट जब इतनी हो जाए तो किसको रिपोर्ट करनी है, इस प्रकार की हो जाए, प्राकृतिक आपदा से हो जाए तो किसको रिपोर्ट करनी है, या आपने जैसे निविदा निकाली उसके कारण जो हानि है फिर उसकी रिपोर्ट किसको करनी है, तो ये उसमें दे रखा है पूरा। तो इसकी जो सूचना है, कॉमन बात करें तो अपने क्या देना पड़ता है, ठीक वरिष्ठ अधिकारी और ठीक वरिष्ठ अधिकारी ठीक वरिष्ठ अधिकारी और, अरे ये गलत है, सॉरी, इसमें क्या है, चेंज तो नहीं हो गया, इसमें ड्रॉ, ये दिक्कत है इस बोर्ड में, कई बार दिक्कत आती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ठीक वरिष्ठ अधिकारी एवं महालेखाकार को, यानी कि आप जहां वर्तमान में कार्यरत हैं वहां आपसे जो ठीक वरिष्ठ अधिकारी उसको सूचना देनी है और आपको महालेखाकार को सूचना देनी, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन स्तर पर बात। यदि हम जहां विभेदीकरण पर चलेंगे तो वहां फिर अलग अलग रूल्स फॉलो होंगे, है ना। ये बिल्कुल कॉमन पूछा है यहाँ से वर्ष 2011 में। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कपिल कॉमर्स क्लासेस में जूनियर अकाउंटेंट के बैच चल रहे हैं, यदि आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जो PDF हैं इसकी वहाँ से गेट कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए चलते हैं हम, ठीक, यहाँ पर तो मैंने बता दिया जो नियम नंबर 20 था वो हानियों की रिपोर्ट से रिलेटेड था, उसकी जो ठीक सूचना जो जाती है हानियों की रिपोर्ट की, वो ठीक वरिष्ठ अधिकारी और मालिकाकार को जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो 21 है, हानियों की सूचना राज्य सरकार और मालिकाकार को दी जानी चाहिए, तो किस स्थिति में दी जानी, तो ये जब दी जाएगी तो यहाँ पे एक बात होगी कि क्या 15,000 से अधिक होने पर, या मान लीजिए प्राकृतिक आपदा से यदि कोई हानि होती है तो उसकी सूचना राज्य सरकार और मालिकाकार को जाती है, ठीक है। मैंने बताया था कॉमन में ठीक वरिष्ठ अधिकारी मालिकाकार को। जब हम विभेदीकरण यानी प्राकृतिक आपदा से जब हानि हुई है, नियम नंबर 21, जब प्राकृतिक आपदा से हानि हुई है तो आप जो सूचना है किसको भेजेंगे, राज्य सरकार व महालेखाकार को। तो महालेखाकार में क्या है, 15,000 से अधिक वाली जो हानियां हैं उनकी सूचना आप भेजेंगे। देखिए नियम नंबर 27 है, उसमें यह है कि विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मासिक लेखे निर्धारित फॉर्म में प्राप्त करें।
तो ये नियम नंबर 27 में ये लिख रखा है कि भैया जो 13 है ना, 13, इस प्रपत्र में आप क्या करेंगे, GA 13 में प्राप्त करेंगे। ये एक फॉर्मेट होता है जिस प्रारूप में सूचना जो मासिक लेखे हैं वो प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको प्राप्त करने हैं। ये इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ये GA 13 में, ठीक है। अगला चलते हैं अपन। देखिए कि महालेखाकार से लेखों का उदाहरण प्राप्त होने में राजस्व प्राप्तियों के वर्गीकरण में त्रुटि पाए जाने पर जिन्हें लेखों में शुद्ध करना वांछित है उनका एक विवरण अग्रेषित किया जाएगा। तो किसको अग्रेषित किया जाएगा, तो इसमें ठीक है, ये है कि कोष अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को, ठीक है। इसमें बिल्कुल यही आंसर है, आपको कोई किंतु परंतु करना नहीं है। जब वैसे तो एक बार हम सिलेबस करा चुके हैं और ज़्यादा समय है नहीं, जो निर्धारित तिथि है उसमें ज़्यादा समय नहीं है, मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से तैयारी वैसे तो कर दी होगी, नहीं की है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और तैयारी अपनी सुदृढ़ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए इंटरनल जो ऑडिट है वो कहाँ पे है, आर्टिकल नियम नंबर, आर्टिकल नहीं कहेंगे, नियम नंबर 41 में है इंटरनल ऑडिट। तो इस पर ये है कि देखो विभाग की होती है, इंटरनल ऑडिट क्या है, डिपार्टमेंट की है। तो 41 और डिपार्टमेंट, ठीक है, यहां पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ द रिसीप्ट्स बुक्स गिवन GFNR। मतलब ये है कि जो रसीद बुक का प्रारूप संख्या एवं संबंधित नियम संख्या का सही जोड़ा बताना है और उसमें क्या है, शिक्षा विभाग को छोड़ देना है। तो देखिए जो रसीद बुक का प्रारूप संख्या है और संबंधित नियम संख्या है उसका सही जोड़ा बताना है। तो देखिए नियम नंबर तो 45 है, ठीक है, और GA होता है 55। GA 55 में क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो ये होगा। एक होता है GA 56, वो होता है शिक्षक कार्पोरेटर। तो ये भी आपने आपको बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है यहाँ पर। देखिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के 50 का प्रावधान संबंधित है। तो नियम नंबर जो 50 है वो किससे रिलेटेड है, बताइए, बताओ। जो नियम नंबर ये है ये किस रिलेटेड हो सकता है, देखिए किसी कार्यालय के नकद शेष का सत्यापन से, गैर सरकारी राशि के लेन देन से, नगद राशि को बैंक से लाने, कार्यालय बैंक से ले जाने के लिए सुरक्षा, या नगद राशि की अवरक्षा से रिलेटेड। तो कौन सा इसमें सही आंसर है, ये आपको बताइए। देख के मैंने लिखा है उसको देख के बताओ तुरंत। तो इसमें बताओ क्या हो सकता है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो गैर सरकारी राशि होती है उसके लेन देन से रिलेटेड ये होता है, ठीक है। गैर सरकारी राशि के लेन देन से नियम नंबर 50 संबंधित है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि सीधा सीधा जो इसका आंसर है वो आपको याद रखना है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बिल्कुल विशद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितने बताया था आपने, 46 नहीं, तो ये जो है ना गैर सरकारी राशि के लेन देन से, ठीक है। ध्यान रखोगे भैया, जो मैंने लिखा है उसको प्रॉपर पढ़ोगे, ठीक है। अब ये जो है देखिए, राजकीय कार्यालय के खजांची के कर्तव्य, खजांची का मतलब आप जानते हैं कैशियर, ठीक है। तो क्या क्या काम हो सकता है कैशियर का, देखो
ये जो सवाल हैं ये कुछ कॉमन सेंस के भी होते हैं। आप कॉमन सेंस से कैसे कर सकते हैं, देखो इस सवाल में मैं बताने वाला हूँ। देखो कॉमन सेंस कैसे लगाना है, कॉमन सेंस कैसे लगा सकते हैं आप, देखो कि राशि प्राप्त करना और उचित रसीद देना। भैया देखो, जो कैसे आप बैंक में भी जाते हैं तो आप उसको कुछ पैसे देते हैं, वो आपको रसीद देता है, कॉमन सी बात है, इसमें कोई दिमाग लगाना है नहीं लगाना, ठीक है, तो वो करता होगा, ठीक है, ये भी सही है। रोकड़ पुस्तिका में प्राप्तियों का लेखांकन, जो कैश बुक उसके पास आई है तो उसमें तो एंट्री करेगा, तो एंट्री करता होगा, ठीक है, ये भी सही है। अब सरकारी कर्मचारी को दी गई अग्रिम राशि में से शेष अव्यतीत राशि जो वसूल नहीं की गई उसका आलेखन करना। एक बार बताओ, कोई एडवांस राशि है, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी को दी जा चुकी है, मतलब सरकारी कर्मचारी को दे दी, ठीक है, राशि किसी के पास है, तो एंट्री कैसे करेगा, क्या कि उसके पास कितनी शेष है, क्या है, नहीं करेगा ना, उसे क्या लेना देना उससे। तो यही कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ एक संशय बनता है, तो इसीलिए ये नहीं है। और बिलों वाउचरों की अपेक्षा तो करेगा, उसका काम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए आप कौन कौन सा बनता है, 1 2 और 4, 1 2 और 4 यहाँ पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो स्वीकृतियां कब प्रभावी होंगी, स्वीकृतियां कब प्रभावी होंगी, ये किस नियम से है, स्वीकृतियां कब प्रभावी होंगी, बताइए, स्वीकृतियां कब प्रभावी होंगी। तो देखिए ये रूल नंबर बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा है रूल नंबर 70 में। रूल नंबर 70 में ये दे रखा है कि कोई भी स्वीकृति दी है तो वो कब से इफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव सैंक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डेट ऑफ इफेक्ट। सैंक्शन जो है, सैंक्शन की डेट ऑफ इफेक्ट क्या होगी, वो रूल नंबर 70 में दे रखी है, आपको ये याद रखना है। सीधे सीधे सवाल हैं, जो लाइन ऊपर वाली है एज इट इज उठा के दी है, कोई मतलब इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा, जैसे ऊपर वाला अभी क्वेश्चन बताया था उसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना था, नहीं उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बट इसमें कोई दिमाग नहीं, सीधा सीधा पूछा है। अगर आप ऊपर वाली लाइन में पढ़ लेते हैं तो ये बिल्कुल सही जाएगा आपका, ठीक है। देखिए कोष कार्यालय द्वारा जारी चेक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद होता है, और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम से संबंधित नियम व कोष कार्यालय द्वारा जारी चेक की विधि मान्यता की अवधि का सही विवरण क्या है। तो देखिए, हाँ मिस्टर बताइए, व्हाट मे बी आंसर। तो देखिए यहां क्या है, ये कोष कार्यालय जो चेक होता है वो वित्तीय वर्ष में वैध होता है, ठीक है। अमूमन जो चेक होते हैं 3 महीने के लिए होते हैं, ठीक है। सामान्य वित्तीय वर्ष से लेखा कोष, तो विधि मान्यता की अवधि का सही विवरण क्या है। तो देखिए इसमें जो नियम है वो 74 का और 30 दिन, ये आपको ऐसे कैसे ध्यान रखना है। जब हम नियम 74 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डेप्थ में है ये, मतलब इतना ही नहीं है कि इतना ही नहीं है इसमें, ये तो थोड़ा बड़ा है रूल जो 74 है, इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है। यहाँ ये कब फर्स्ट भी आप लगा सकते हो, कब फर्स्ट में ये दे रखा है, ठीक है। उसमें सब दे रखा है कि चेक में क्या है, वो सब परिभाषा वगैरह है ना, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुच्छेद जिस राशि के भुगतान की रसीद पर टिकट अनिवार्य है। तो देखिए इसका जो रूल है ये तो 85 है, 85 रूल में क्या है कि भुगतान की रसीद पर टिकट होना चाहिए, बट कब होना चाहिए, जब उसका जो अमाउंट है वो 5000 से अधिक हो। कितना हो, 5000 से अधिक हो, ठीक है। अब अगला, सरकार के विरुद्ध कितने वर्ष से अधिक पुराने रुपए तक के समस्त छुटपुट क्लेम तत्काल अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर सरकार के विरुद्ध कोई भी क्लेम यदि आप रखते हो, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखेगा, सरकार के विरुद्ध कोई भी क्लेम हो
आपके किसी के भी क्लेम हो और यदि उसका अमाउंट इतना हो तो तत्काल अस्वीकार कर दिए जाएंगे यदि उनके प्रस्तुत करने में हुए विलंब को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया। देखो ऐसा है भैया, देखो पहली बात तो अमाउंट है 100 रुपए का, 100 रुपए का अमाउंट हो और 3 साल से यदि ज्यादा हो जाए और फिर जाओ भैया सब देखो मेरे 100 रुपए खर्च हुए थे 3 साल पहले, तो फिर आपने ये भी नहीं बताया कि भाई क्यों आप विलंब से, तो फिर हटाओ उनको, अस्वीकार कर दो, ये क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें होगा कहीं ना कहीं 3 वर्ष और 100 रुपये। ठीक है, मतलब 3 वर्ष से ज़्यादा हो गए, आप खबर सुधी नहीं ले रहे कि भाई क्या दिक्कत है, मैं क्यों पेश नहीं कर पाया। तो पहली बात तो 100 रुपये ज़्यादा अमाउंट नहीं है, माने 1,00,000 2 लाख रुपए तो भी सोचे हैं, 100 रुपये के ऐसे दावे करने लग गए तो कितने सारे क्लेम हो जाएंगे। तो इनको मान लिया जाता है कि ये कोई कंसीडरेबल नहीं है। ठीक है, तो हाँ देखिए अभी एक क्वेश्चन आ गया कि वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रभाएं, आकस्मिक व्यय जो ग्रांट एंड एड होती है आदि के विरुद्ध कोई भी क्लेम समयातीत कालातीत होगा यदि वह क्लेम निम्न अवधि में प्रस्तुत किया जाए। नहीं किया जाए तो 2 वर्ष में यदि आप प्रस्तुत नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, समयातीत माने जाएंगे, कालातीत माने जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जब विभागीय तिजोरी को अक्षय अवरखा सेफ कस्टडी के लिए कोषागार में रखा जाता है तो इन तिजोरियों की चाबी के लिए उत्तरदायी कौन होता है। देखिए तिजोरी में जब चाबियों के लिए उत्तरदायी कौन होगा, उससे संबंधित जो कार्यालयाध्यक्ष है और आहरण वितरण अधिकारी है डीडीओ। तो मतलब जो संबंधित कार्यालयाध्यक्ष है और जो डीडीओ है वो दोनों क्या हो सकते हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, होंगे। अगला क्या है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 25 के अनुसार लेखा अधिकारियों, सहायक लेखा अधिकारियों, लेखाकारों का कर्तव्य और दायित्वों का विवरण दिया गया है। देखिए वित्तीय नियंत्रण बनाने के लिए राज्य सरकारें जो लेखा अधिकारियों को नियुक्ति करती हैं, तो जो परिशिष्ट 4 है, वैसे देखो इसका आंसर सीधा सीधा ये होगा, है ना यहाँ पे, और यहाँ पे जो परिशिष्ट 4 है इसमें जो RACS है यानी कि राजस्थान लेखा सेवा, RACS जो होती है, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज जो होती हैं वो अधिकारी, और इस परिशिष्ट 5 में क्या है, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व वो यहां दे रखे हैं। तो यहां पे क्या दे रखा है, राजस्थान अधीनस्थ मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, अधीनस्थ लेखा सेवा। अगर नहीं दिख रहा हो तो बता देना ना। तो यहां आपको जैसे मैं बता देता हूं, परिशिष्ट 4 में मैंने बताया कि राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी, परिशिष्ट 5 में मैंने बताया कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी, इनके कर्तव्य और दायित्व दे रखे हैं। क्यों नियुक्ति की जाती है विभागों में, राजस्थान सरकार के समस्त विभागों में वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। इनके कर्तव्य और दायित्व जो दे रखे हैं वो परिशिष्ट 4 व 5 में हैं। ये सवाल था, ये इसका आंसर, इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो देखिए ये रिफंड्स वाला जो चैप्टर है उससे सवाल है। इसमें ये दे रखा है कि जो GF&R का नियम 254 है वो किससे है, जो रिफंड्स हैं उनके क्लासिफिकेशन से है, सैंक्शन ऑफ द रिफंड से है, प्रतिदाय करने की यानी प्रोसीजर ऑफ द रिफंड रेवेन्यू, और करेंसी ऑफ ऑर्डर फॉर रिफंड्स। तो देखिए इसमें सीधा सीधा है, फंसना नहीं है। ये जो है जो सैंक्शन टू रिफंड यानी कि जो रिफंड की जो सैंक्शंस हैं, कहीं रिफंड करना है और उसकी जो सैंक्शन है उसमें
जो नियम नंबर 254 है वो काम करेगा। मतलब नियम नंबर 254 में उस चीज़ की प्रक्रिया है कि जो रिफंड सैंक्शन है उसका क्या कैसे प्रक्रिया फॉलो होगी। ठीक है, अगला हम चलते हैं 40 तो देखिए, जब तक किसी कानून या विभागीय विनियमों द्वारा अन्यथा अपबंध न किया गया हो, राजस्व प्रक्रिया के लिए आदेश उसके जारी किए जाने की कब तक रहेगा। तो जब तक कोई नहीं किया जाए तो जारी तारीख से 3 माह तक, ये आपको यहां ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे। सहायता, अनुदान, अंशदान आदि की स्वीकृति के लिए सामान्य सिद्धांत वित्तीय लेखा नियम जिसमें है वो क्या है। देखिए, मैं दोबारा पढ़ देता हूं इस सवाल को कि जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द सेक्शंस ऑफ ग्रांट एंड एड कंट्रीब्यूशन एक्ट आर क्या है। जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं किसके लिए, ग्रांट एंड एड के लिए, और कंट्रीब्यूशन एक्ट इसके लिए जो है वो मुझे जहां तक ध्यान है वो रूल नंबर 280 में है। ठीक है, 280 में है, तो इसमें क्या हो जाएगा 280। ठीक है, चले आगे, चले, हो गया। ठीक, देखिए, सामान्य जो जीएफएनआर के अनुसार सहायता अनुदान उचित समय के भीतर व्यय किया जाना चाहिए, जहां स्वीकृति में समय सीमा निश्चित नहीं हो। तो नियम 282 जो है उचित समय से स्पष्ट किया गया, वो क्या है, वो 1 वर्ष है। जो उचित समय है इसमें वो कितना है, 1 वर्ष है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ओके, बिल्कुल। देखिए, डेफिनेशन ऑफ बिल, तो बिल की जो परिभाषा है वो कहां दे रखी है, रूल नंबर 75 में दे रखी है। ठीक है, ये सीधा सीधा है, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल क्या होता है, बिल की इसकी परिभाषा क्या है, रूल नंबर 75 के अनुसार 75 रूल में क्या बिल की रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, हम बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, अगला हम चलते हैं। हाँ, देखिए, ये जो चैप्टर था इसमें से 3 सवाल पूछे गए वर्ष 2011 में। ठीक है, तो देखिए ईसीएस की फुल फॉर्म पूछ ली इसमें। तो ईसीएस, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम होता है ये। ठीक है, क्लियरिंग, हाँ, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ईसीएस का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो आज के सेशन का हमारा जो लास्ट सवाल है वो क्या है, वो नियंत्रक अधिकारी की परिभाषा है। देखिए, इस सवाल में भी लॉजिक है। इफ यू नो वेरी वेल, इफ यू कैन, मतलब मैं कहता हूं कि यदि आप थोड़ा सा भी क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, सवाल को डेप्थ में समझेंगे, तो आप उसको बिना पढ़े भी हल कर सकते हैं। देखो इसमें कितना, यदि थोड़ा सा भी आइडिया आपको है, थोड़ा सा भी आइडिया है, तो आप इस सवाल को बिना पढ़े भी कर सकते थे। देखिए कैसे, नियंत्रक अधिकारी, देखो कोई भी अधिकारी है वो कंट्रोलिंग मतलब ऑफिसर है आपका, मतलब यहां कहें तो क्या कंट्रोलिंग ऑफिसर है आपका नियंत्रक अधिकारी। तो देखिए क्या करेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर, अगर हम एक लाइन में उसका पूरी व्याख्या करने की कोशिश करें कंट्रोलिंग ऑफिसर की, तो वो क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, जो अपने अधीनस्थ कार्यालयों के, हमें एक छांटना है इनमें से, है ना, और देखते हैं कि क्या जो व्यापक हो सकता है वो उसका जो ज्यादा व्यापक होगा, जो ज्यादा तरीके से कंट्रोलिंग ऑफिसर को डिफाइन कर पाएगा, तो वो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, और मैं ये तरीका बता रहा हूं कि आपको बिना देखे, या सॉरी बिना देखे नहीं, मतलब बिना पढ़े कैसे सवाल को हल कर सकते हैं।
तो जो अपने अधीनस्थ कार्यालय के कर्मचारी की उपस्थिति नियंत्रित करते हैं, बात तो सही है, क्या ये व्यापक है? नहीं है। जिसे विभाग के परिसर को अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने का दायित्व हो सकता है, बट पूरी तरह से ये भी सही नहीं है। जिसे विभाग के अधीनस्थ द्वारा, अधीनस्थ, अब यहां कर्मचारी की बात आ गई, नियंत्रण किसके ऊपर? कर्मचारियों के ऊपर। व्यय, कोई भी खर्च कर रहे हैं, राजस्व की वसूली ले कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोलिंग कर रहा है, तो दायित्व सौंपा हो, ऐसा कोई उसको क्या सौंपा हो, हु इज एंट्रस्ट किया हो उसको, किस चीज के लिए? राजस्व की वसूली, और जो व्यय कर रहे हैं उसके अधीनस्थ, उनको क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए दायित्व सौंपा हो, जिसे अपने विभाग के अधीनस्थ को। तो ये ऐसा लगता है कि ये सही है और ज्यादा व्यापक है। तो चौथा भी देख लेते हैं यही की, तो जिसे उसके कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पुलिस डिपार्टमेंट। तो कानून व्यवस्था का यहां से क्या लेना देना? क्या सारे डिपार्टमेंट कानून व्यवस्था संभालते हैं क्या? नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं। तो यहां पे सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जिसे विभाग के अधीनस्थ द्वारा किए गए व्यय एवं राजस्व की वसूली को नियंत्रित करने का दायित्व सौंपा गया हो। तो ये थे वो 25 सवाल जिनका सॉल्यूशन हमने दिया। तो आशा करता हूं कि ये आपकी सफलता की यात्रा में सहायक सिद्ध होंगे। तो मेरा जो आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आपने अभी तक, आप जूनियर अकाउंटेंट की पात्रता रखते हैं, पात्रता रखने का मतलब आपने सेट दिया हुआ हो, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखी हो, तो आप इसमें बैठने के लिए पात्र हैं। अगली बात यह है कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके मन में हमेशा संशय रहता है कि क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं अभी तक वो इस जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती को दे सकते हैं, बैठ सकते हैं, बशर्ते कि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या अपियरिंग में हो लास्ट ईयर, और उन्होंने सेट दे रखा हो ग्रेजुएशन लेवल का। तो ये दो पात्रताएं यदि वो रखते हैं तो तैयारी, अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप जल्दी से जुट जाएं, तैयारी करें। और यदि अकाउंट से रिलेटेड जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं, यदि उनको अकाउंट से कोई समस्या है, चूँकि कपिल कॉमर्स क्लासेस कॉमर्स में मतलब स्पेशलाइज्ड है, तो कॉमर्स का जो पेपर है, जो सेकंड पेपर है, उसको हम बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं निसंदेह। तो आप जो सफलता की यात्रा है उसको सहायक सिद्ध करने में हम आपकी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।